लोकसभा चुनाव 2022 की मतगणना 10 मार्च को होनी है, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इस बार मतगणना को समय से पूरा करने के लिए प्रति विधानसभा 4 कक्षों का गठन किया गया है, जिससे समय रहते मतगणना को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सुबह सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। जहाँ पर हमको ईवीएम काउंटिंग करनी है और जहाँ पर हमें पोस्टल बैलेट काउंटिंग करनी है, उस स्थान को मैंने आज निरीक्षण किया। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, खास तौर पे काउंटिंग एजेंट्स के आने के लिए रास्ता होता है, हमारी टीम को जाने के लिए रास्ता होता है, उनकी चेकिंग की व्यवस्था होगी। साथ में वहाँ पर उनके जाने आने के लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्रमाण पत्र के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ में इस बार की काउंटिंग में हमने विशेष ये प्रयास किया है कि जो हमारा काउंटिंग का प्रक्रिया है वो समय से पूरा हो सके। उसके लिए हमने 4 कमरों की व्यवस्था किया है प्रति विधानसभा। इन 4 कमरों का जो प्लान होगा, इसको हम बाहर प्रदर्शित करेंगे ताकि आने वाले व्यक्ति को सहायता मिलेगी। वहीं हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना स्थल भेल हरिद्वार में बनाया गया है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों सहित स्थानीय पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। बीएसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्शन स्ट्रांग रूम के बाहर प्रशासन ओर से स्ट्रांग रूम विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ पर हम जो है कि जैसे कैमरे भी लगे हैं, सभी व्यवस्था है, लेकिन पार्टियों से खतरा है। जो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा वैसा शासन पर सभी पे विश्वास है कि हम नहीं रक्षा करें। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और हरिद्वार 25 आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी का मैं यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी निगरानी के लिए हमें यहाँ नियुक्त किया गया पार्टी की ओर से। देखो, प्रशासन के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, प्रशासन हमारे साथ है और प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन हमें प्रशासन से खतरा नहीं है, खतरा हमें भारतीय जनता पार्टी के उन चंद कार्यकर्ताओं से है जो गलत तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि हम तो मशीन बदलने का काम करेंगे, ऐसा करेंगे, आप यहाँ क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों आप परेशान होकर यहाँ बैठ रहे हैं। हमारा खतरा केवल भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से है। नहीं, वो प्रत्याशियों की भीड़ कोई अनावश्यक वानी नहीं है और उनके जो काउंटिंग एजेंट होंगे, प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और मीडिया कर्मियों के लिए भी बाहर व्यवस्था की जा रही है। मीडिया सेंटर होगा जहां पर इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन लाइंस होंगी, ताकि अगर उनको कोई सूचना है अपने अखबार के हेड ऑफिस को या अपने चैनल के हेड ऑफिस को सूचनाएं भेजनी हो तो यहाँ से ट्रांसमिट कर सकते हैं। केवल माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही काउंटिंग हॉल के अंदर जा सकते हैं। रिटर्निंग अफसर्स जिनकी काउंटिंग में ड्यूटी लगी है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर, डिप्टी इलेक्शन अफसर्स, ऑब्जर्वर्स, इसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और उम्मीद है कि ये काफ़ी सकुशल ढंग से संपन्न होगा। वहीं चकराता थाना पुलिस ने नकली नोटों के साथ दिल्ली की महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक दारोगा निखिल देव पुलिस के साथ कैलानी गेट चकराता पर चेकिंग कर रहे थे, जिसमें दिल्ली नंबर के एक वाहन को रोका गया, जिसमें पुरुष और एक महिला सवार थे। तलाशी के बाद दोनों के पास से 2000 रुपये के 334 नकली नोट और 500 के अन्य 148 नोट बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो दोनों दोस्त हैं। पूर्व में भी नकली नोटों को दुकानदारों, मॉल आदि में चलाया गया। नकली नोटों को चलाने के लिए चकराता वो पहुंचे थे। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों को सकुशल वापस लाने की केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिश लगातार जारी है और ऑपरेशन गंगा के जरिए छात्र छात्राओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के छात्र भी सकुशल अपने परिजनों के बीच पहुंच रहे हैं। इस बीच विपरीत परिस्थितियों में यूक्रेन से उत्तराखंड पहुंचे छात्र और उनके परिजनों ने सरकार का आभार जताया। यूक्रेन से अब तक राज्य के 148 छात्र सकुशल वापस आ चुके हैं। उत्तराखंड के 101 छात्र अभी भी यूक्रेन की सीमा पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं और 50 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं।
प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चल रहे हैं और पल पल की जानकारी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से दिल्ली में मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार परिजनों से भी संपर्क में हैं और खुद उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में जो छात्र वापस लौटे हैं उनके परिजन और वापस लौटने वाले छात्र दोनों साथ ही थे नितिन और मैं। हमको भी अपना और ट्रेन में जाना कैसे है तो हमने रात को बैठ के पूरा प्लान बनाया। हम 20 बच्चे थे साथ में। फिर जैसे हम रेलवे स्टेशन तक पहुँचे जैसे तैसे भी, वहाँ जाके हमारा ग्रुप अलग अलग हो गया था। फिर हमको ट्रेन मिली तो हम ट्रेन से लीव तक गए। पूरे 24 आवर हमें खड़े रहना पड़ा। कहीं कहीं पे जगह मिली थी बैठने की तो हम बैठे। तो फिर जब हम लीव पहुँचे, लीव से हमने अपनी खुद से टैक्सी वगैरह बुक करी, बॉर्डर गए। फिर बॉर्डर में हमें खुद पैदल चल के जाना पड़ा, वो जो अराउंड था 12 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस किया। फिर वहाँ पे हम इंडियन एम्बेसी के लोगों ने हमें रिसीव किया। परेशानी सबसे पहले शुरू हुई थी 24 फेब को शुरू हुआ था सब कुछ। हम लोग सो रहे थे उस टाइम पे पहले स्टार्टिंग हुई, वहाँ बम्बार्डिंग की स्टार्ट हुई। सो जैसे ही हमें पता लगा तो हमारे दोस्तों का फ़ोन आया कि यहाँ ऐसा हो गया है तो बेटर है कि हम लीव करें। तो हमने उसी टाइम प्लान बनाया कि हम यूक्रेन छोड़ देंगे। सो हमने टिकट्स वगैरह बुक कराई वहाँ से लिविव तक की। बट तभी हमें फ़ोन आया दोस्त का कि अटैक कीव में हो चुका है। तो मोस्टली सारी चीज़ें कीव से होके जा रही थी ट्रेनें। तो इस वजह से फिर हमने वो प्लान ड्रॉप किया और फिर तभी हमें इंस्ट्रक्शंस मिले कि बेटर है आप लोग शेल्टर्स में चले जाइए क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है आपके फ्लैट में, मे बी एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो हम लोग सारे वहाँ पर मेट्रो में चले गए। वहीं टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव के ग्रामीण रेलवे की तरफ से की जा रही ब्लास्टिंग से परेशान है। रेलवे सुरंग निर्माण के लिए भारी मात्रा में विस्फोट करने पर आक्रोश जताते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने सांकेतिक प्रदर्शन उन्होंने किया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए विस्फोटक सामग्री के प्रयोग नियंत्रण न लगने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एक बार नहीं कई बार हम शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं और रेलवे वालों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, जो कि हमने एसडीएम साहब को कई बार 2-3 एसडीएम साहब बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, उनको भी ज्ञापन देते देते थक गए हैं। और डीएम साहब को भी हमने लिखित में और पोस्ट करके भी दिया था, पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। ये रेलवे वाले रात भर ब्लास्ट कर रहे हैं जिससे हमारे पूरा गांव क्षतिग्रस्त हो गया है। मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई सारे रात को बच्चे भी डर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। हाँ, रेलवे बहुत ब्लास्ट कर रहा है, इससे हमारे गांव वालों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। और कुछ परिवार कुछ आधा गांव तो हमारा ऐसा है कि जो कि जब रात को ब्लास्टिंग करते हैं तो उनका पहली बात तो ब्लास्टिंग का कोई टाइम नहीं है। रात दिन कभी भी किसी भी वक्त वो ब्लास्टिंग करते हैं और इतनी भयंकर ब्लास्टिंग होती है कि आधी रात को लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिर बच्चों को परेशानी होती हैं, कई लोग मरीज हैं उनको परेशानियाँ होती हैं। और जब इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होती है तो पूरे मकानों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं कि मकान की छत गिरने की कगार पर हैं। जी, अभी ग्राम प्रधान मलेथा के साथ कुछ लोग आए थे यहाँ पर और उन्होंने अवगत कराया कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा, उनका कहना है कि उससे जो कंपन हो रहा है उससे दरारें भी आने का संभावना भी हो रही है। और उनका ये कहना था कि उनको यहाँ से निर्देशित किया जाए कि वो उसका जो ब्लास्टिंग का रेंज है उसे हल्का करें। तो हमारे द्वारा इस संबंध में तहसीलदार कीर्तिनगर को लेटर बनवा दिया गया है कि वे जा कर के वहाँ पर जांच करेंगे और रिपोर्ट हमें देंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस के लिए मैं एक रोस्टर तैयार कर रही हूँ। वहीं रामनगर के सरकारी अस्पताल में संचालित हो रहा ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहा है। नवंबर महीने से ब्लड बैंक ऑफिसर नहीं है और बिना मेडिकल ऑफिसर के साइन के ब्लड लिया और दिया जा रहा है। इसका पता तब चला जब देहरादून से ब्लड बैंक का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रामनगर पहुंची। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस उत्तराखंड के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप हटवाल अपनी टीम के साथ शनिवार को रामनगर के पहुंचे। टीम ने ब्लड बैंक के नवंबर से ब्लड बैंक में कोई भी मेडिकल ऑफिसर तैनात नहीं है। बिना मेडिकल ऑफिसर के साइन के ही ब्लड लिया और दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और आज हमारी एक आईसीटीसी लैब का भी NABL एक्रेडिटेशन के लिए होना था, तो उसी सिलसिले में मैं ब्लड बैंक के इंस्पेक्शन भी, औचक निरीक्षण भी किया। लेकिन ब्लड बैंक का जो निरीक्षण करते समय मुझे पत्रावलियाँ जो प्रस्तुत की गई, अलबत्ता यहाँ पर तो कोई है नहीं। अगर हैं भी तो उसमें मेडिकल ऑफिसर और इनके साइन है ही नहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में, जो कि घोर लापरवाही है, पहली बात। दूसरी बात, इनको जो है ये PPP मोड में जाने के बाद इनको पुराना लाइसेंस सरेंडर करना चाहिए था
और नया लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए था। जब तक नया लाइसेंस नहीं आ जाता तब तक जो है इनको ये ब्लड बैंक रन नहीं करना चाहिए नियमानुसार। अगर हम इसको सरकार की दृष्टि से देखें तो ये एक तरह से इलीगल ही माना जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।